तो बच्चों आज हम सीखेंगे टैक्स लायबिलिटी निकालना। सभी गुड इवनिंग, है ना। टैक्स लायबिलिटी निकालना बड़ा जीवन में सबसे आसान काम था जब तक हमारी निर्मला सीतारमण जी नहीं आई। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। हाँ वो पॉपकॉर्न वाला ना, सुन सुन के मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस कंट्री में ही क्यों हूँ, अगर मैं एक मर्डर नहीं कर सकता तो मतलब सोचो आप। एक है 115 BAC, ध्यान से सुनना। एक कौन सा है 115 BAC, एक तो ये वाला सेक्शन होता है जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है बाय डिफॉल्ट। पहले ही क्या हुआ करता था, 3 तरीके हुआ। अब एक और 115 BAC में ही है, लेकिन उसे बोलते हैं जब आप 115 BAC का 6 वाला पार्ट अगर आप ऑप्ट करेंगे तो 115 BAC का सबसेक्शन 6 अगर आप ऑप्ट करेंगे तो उसे बोला जाता है शिफ्टिंग आउट या ऑप्टिंग आउट। ऐसा कुछ लिखा होता है उसमें। जब हमने टोटल इनकम तो निकालना सीख लिया है ना हमने, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें आ रहे हैं कौन से वाले पार्ट पे, टैक्स लायबिलिटी निकालने वाले पार्ट पे, जो कि 2% बच्चों का भी सही नहीं होता है। अगर PGBP के प्रोविजन उन्होंने ज़्यादा डाल दिए क्वेश्चन में तो कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो टैक्स लायबिलिटी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या करना है, देखो जरा ध्यान से। तीसरा वाला ऑप्शन है, एक है AMT। AMT बोलते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। क्या है ये? उसने कहा पहले इससे निकालो, इससे भी निकालो और इससे भी निकालो, फिर जो तुम्हें बढ़िया लगे उससे निकालो। इसका मतलब ये है, आपने वो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर ऐसा कुछ सुना था स्टैंडर्ड रेंट हाउस प्रॉपर्टी में? तो पहले क्या किया जाता है कि अगर आप ऑप्ट आउट, देखो मैं आपको सच बात बताऊं, कंप्यूटेशन पर्पस के लिए स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। और एक एग्जांपल दूंगा तुम समझ जाओगे। 115 BAC कहता है कि अगर तुम ये वाला सिस्टम लोगे तो कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। तो डिडक्शन पढ़नी ही नहीं, कोई डिडक्शन अलाउड ही नहीं होगी। तो डिडक्शन पढ़नी ही नहीं इसके अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ। 80C से लेके 80U तक एक तो स्पेशल वाली है, CCD2 वाली, वो मैं बताऊंगा अभी आपको वो कौन सी वाली है। वरना कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करनी कोई नहीं। हाउस रेंट अलाउंस अलाउ नहीं करना है आपको, परक्विजिट अलाउ नहीं करनी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, जितने अलाउंस पड़े कोई अलाउ नहीं करना आपको। इसका मतलब पढ़ने भी नहीं। मेरी बात समझ में आती है? लेकिन एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन देगा, कहेगा भाई साहब नॉर्मल के हिसाब से सॉल्व किया हुआ, मैंने सब कुछ अलाउ किया, बताओ एडबैक कौन सा करूं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना वाला माइनस हो सकता था जो आप एडबैक करेंगे। तो गड़बड़ वाली बात है। अभी बताऊं पहले मैं आपको, देखो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो छोटे छोटे दिमाग में अभी नहीं आएगी। मैं पहले सिंपल बातें बताता हूं आपको, देखो जरा ध्यान से। मैं पहले आपको सिखाता हूं कि पहला हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसा था जो आज भी चल रहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई बताओ जरा फटाफट से कौन सा वाला बेनिफिशियल रहे। अगर क्वेश्चन ने लिख दिया शिफ्टिंग ऑप्ट आउट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हमने, तो मुझे इसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर क्वेश्चन ने बोला कि नहीं बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, या क्वेश्चन साइलेंट रहता है, तो इसके हिसाब से सॉल्व होता है। मेरी बात समझ। लेकिन ये तो टैक्सेशन सिस्टम है, मुझे तो पहले नॉर्मल चीजें बतानी पड़ेगी। तो नॉर्मल चीजें जो नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम है, अभी मैंने वो भी नहीं समझाया आपको, आज सब कुछ चीज समझाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? और उससे भी पहले समझाऊंगा आपको बेसिक कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। तो वो कहते हैं अगर व्यक्ति की एज लेस देन 60 ईयर्स है, कितनी? लेस देन 60 ईयर्स है, तो उन्होंने कहा एक स्लैब बना हुआ है हमारा, जो शायद आपने सुना तो होगा एटलीस्ट, अप टू अगर कितने तक इनकम है 2.5 लाख तक, कितना हो जाएगा? 3 भी सुना होगा आपने, है ना, बताऊंगा अभी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख 1 रुपए से लेके कितने तक, 5 लाख रुपए तक है, तो टैक्स कैसे लगता है बताओ जरा, कितने % से लगता है? 5% से। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है, तो बताओ जरा टैक्स कैसे लगता है? 20%। कितने से लगता है? 20%। और अगर आपकी इनकम अबव 10 लाख है, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ, यहीं से टैक्सेशन लायबिलिटी निकालना सीखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आ गया @30%। मेरी बात समझ में आती है? मैंने कहा अगर यही बातचीत आ जाए आपकी, ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 60 है या 60 से ज़्यादा है लेकिन बिलो 80 है, लेकिन लेस देन 80 है, तो उसके लिए ये जो अमाउंट है 2.5 लाख की, वो मैं लिख दूंगा 3 लाख। कितनी लिख दूंगा? यानी कि अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5% और बाकी सब सेम चलेगा। नहीं है समझ? मैंने कहा अगर एज 80 ईयर्स हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो अप टू 5 लाख नील हो जाएगा, अप टू 5 लाख नील हो जाए। उसके बाद क्या होगा? 5 लाख से 10 लाख और तीनों टैक्सेशन। अभी जो स्लैब है वो समझ में आए?
अच्छी बात क्या है 115 BAC में, देयर इज नो एज पैरामीटर, कुछ भी हो सभी के लिए वही है जो पढ़ाएंगे आपको। तो कुछ अच्छी बातें भी है इसकी 115। मुझे बस प्रॉब्लम ये है ये पैरेलल नहीं चलाने चाहिए थे, बस कुछ चेंजेस ला लो, इम्प्लीमेंट कर दो, बात खत्म। आगे बात समझ में, लेकिन पहले आपको बेसिक टेक्स्ट निकालना सिखाना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा अब मैं यहाँ से एग्जाम्पल दूंगा और आपको मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले बिल्कुल बेसिक वाले एग्जाम्पल हैं ये, कुछ भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। क्लास में हिंसा भी हो सकती है, उसके लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूँ। जब तक एज के बारे में मैं कुछ ना बोलूँ तो आप क्या अज्यूम करेंगे? 60 से कम। क्या मेरी बात समझ में आती है? और मैं अगर लिख रहा हूँ टोटल इनकम, इसका मतलब मैंने डिडक्शन वगैरह सब माइनस कर दिए हैं। अब आपको सीधा टैक्स निकालना है। एक क्वेश्चन एग्जांपल मैं कराऊंगा आपको और उसके बाद आपको दूंगा, ठीक है? मैंने कहा अगर व्यक्ति की टोटल इनकम 12 लाख रुपए है, अगर व्यक्ति की टोटल इनकम 12 लाख रुपए है, तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगा? आप समझ रहे हो? टैक्सेशन सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, पहले मुझे कंप्यूटेशन सिखानी पड़ेगी आपको। 115 BAC क्या होता है, उसमें क्या अलाउड डिसअलाउड, ये तो सब बहुत बाद की बात है। पहले सिंपल बेसिक कैलकुलेशन सीखते हैं। सॉल्यूशन में आया मैं तो आंसर कैसे निकालूंगा? मैंने कहा सबसे पहले क्या करूंगा बताओ जरा, अप टू 2.5 लाख कितना हो जाएगा? नील। उसके बाद 5 लाख से लेके 5 लाख तक, वेरी गुड। 2.5 लाख से लेके 2.5 लाख से लेके कितना? आप टोटल निकाल के बता दो, टोटल कितना आएगा? देखो मैंने पहले ही लिख दिया, क्योंकि 10 लाख तक सभी का 1,12,500 होता है और 2 लाख का सीधा क्या करना है? 30%, तो सीधा अमाउंट आ जाएगा। वैसे अगर आप ऐसे निकाल के देखना चाहे तो ये आ गया 12,500 और 5 लाख से लेके 10 लाख तक जो अमाउंट है उसके कितना आ जाएगा? 1 लाख। मेरी बात समझ में आती है? और उसके बाद नेक्स्ट कितना बच गया? अब में कितना बच गया? 2 लाख। उस पर रेट कितना लगाएंगे? तो पहले वाले पे रेट लगाया हमने 5%, फिर लगाया कितने परसेंट? 20%, और फिर लगाया कितने परसेंट? 30%। कितना आएगा ये? 60,000। और जब आप टैक्स निकाल लेते हैं तो उसके बाद उस पर ऐड होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। फटाफट से बताएंगे कितना आएगा? ये टैक्स की अमाउंट का कैलकुलेट किया जाता है। कितना? 6900 का आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ चुका है। 17, दिस इज माई टैक्स लाइबिलिटी। अगर मैं आपको अगला ऐसा ही एग्जांपल दूं विद नो चेंजेस, तो क्या मैं ऐसी उम्मीद कर लूं आप सही आंसर बता देंगे? बिल्कुल सही हो, और ऐसा उम्मीद करना बिल्कुल फेयर है, ठीक है? तो माई इनकम इज 27 lakhs टोटल इनकम, एंड यू हैव टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और एज जब तक मैं कुछ ना बोलूं आपको पता ही है, मेरे पास तो आंसर भी आ गया मेरे दिमाग में बिना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाला। कुछ लिख के नहीं दिखाना, कुछ नहीं, बस सीधा आंसर बताइए। अब ना बताओ, दूसरे की मत देखो, और सबके अलग आंसर आएंगे। एक सेकंड मैं लिख लूं। केस ए मिला के अपना आंसर बताओ अलग वाला। 4%। सबका यही आ गया। तो आपने 17 लाख का 30% किया, 5,10,000 आ गया, 1,12,500 उसमें ऐड कर दिए, तो 6,22,500 आ गया, उसमें 4% ऐड कर दिया, और यही आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। तो मैं पीटने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस वाले एग्जाम्पल में मुझे पता था, ठीक है? टोटल इनकम पे आ गए हैं। मेरी बात समझ में आती है? अब कई बार क्या होता है कि आपकी टोटल इनकम में कुछ स्पेशल इनकम शामिल होती है जिसमें टैक्स का रेट आपको पहले से पता है। फॉर एग्जाम्पल विनिंग इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, एक 111A वाला भी था जिसे मैंने आपको बताया था 15% लगता है। कौन से रेट लग रहे हैं मतलब? वो सब छोड़ दो, वो टैक्स कोड में है। अभी आप नॉर्मल बातें करें, आप सीधा 20% और 15%। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैसी कैसी इनकम है। मैंने कहा आपके पास जो जो विनिंग इनकम है, कौन कौन सी इनकम विनिंग इनकम है, विनिंग इनकम पर कितना लगेगा? 30%। LTCG पे कितना लगेगा?
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15%, ये अभी के लिए आप याद रखेंगे बस। मैंने कहा अगर मेरी टोटल इनकम में ऐसी इनकम शामिल है तो मुझे स्लैब से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे टैक्स इसी पे लगाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ज़रा एक बार एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ज़रा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है अब बताओ, थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में मैंने बोला जो मेरे पास टोटल इनकम है वो तो मेरे पास 30 लाख रुपए है, और आई गेस आप 1 मिनट में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, कि मेरी बात समझ में आती है। लेकिन इसमें कुछ झोल है। टोटल इनकम तो 30 लाख रुपए है, लेकिन इसकी कुछ बाइफर्केशन है। मैंने कहा इस 30 लाख रुपए में विनिंग इनकम है। कैसी इनकम है? विनिंग इनकम। विनिंग इनकम जो है वो एट द रेट कितने परसेंट है? 30%। ठीक है, मैंने कहा रेट नहीं बताऊंगा मैं तुझे, बताऊंगा बस आपको 5 लाख रुपए की विनिंग इनकम है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है मेरे पास, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मान के चलिए 8 लाख रुपए का, और जो बच जाएगा वो अदर इनकम है। अब बताओगे ज़रा कितना बच गया है? 17 लाख। तो जो अदर इनकम है वो 17 लाख रुपए हो गए। अब सवाल आया मैं टैक्स कैसे दूंगा, और जो बेसिक जो मेरी एग्जेम्पशन लिमिट है वो किस में से ले सकता हूं मैं? इसमें से। क्या मेरी बात? तो मैं क्या 17 पे एकदम से टैक्स बता दूं, पूरा टैक्स ऑन 17? 2 10 4% मत करना, सीधा वैसे ही बताना। 3/500 ना, 2 10 हो जाएगा और 1/12 500 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 3,22,500 रुपये। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रेट क्या है बताओ जरा? 20%, तो कितना आ गया? 1,60,000। उसके बाद नेक्स्ट इस पे कितना लगा दो? 30%, तो कितना हो जाएगा? 1,50,000। टोटल बताओ? 6,32,500। और इसमें हम ऐड कर देंगे क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन। सारे टैक्सेस कंप्यूट होने के बाद 4% ऐड होता है। 6 लाख। दिस इज माई टोटल टैक्स लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? टोटल टैक्स लाइबिलिटी। और एक होती है नेट टैक्स लाइबिलिटी। बताओ जरा क्या माइनस कर दूं? टोटल इनकम के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इनमें से एक ऐसा अमाउंट है जो आपके हाथ में मिला ही नहीं होगा, आपने इनकम में वैसे ही दिखा रखा है उसको, वो तो कट के ही मिला होगा। विनिंग इनकम पे टीडीएस 30% का आपको कट के मिला होगा। दैट मीन्स दिस अमाउंट ऑफ कितना? 1,50,000 वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है, बट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमने पहले उसे इंक्लूड किया, सेस निकाला। अब इसका जो काम है वो माइनस हो गया है, और जो ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है किसकी? टीडीएस की। कितना? 1,50,000 रुपये वो माइनस कर देंगे, और बताएंगे जरा नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी। पर्पज समझ में आया आपको? दिस इज माई नेट टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन आसान है, अब आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसा दे दूँ तो इसमें कोई दिक्कत वाली बातें तो नहीं है भाई? तो बताओ ना, मैं तो बिल्कुल सिंपल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इसमें कोई टैक्सेशन सिस्टम तो अभी मैंने बताया ही नहीं कुछ भी। एग्जाम्पल नंबर 4, और बच्चे कह रहे हैं ऐसा कर लेंगे, तो मैंने कहा बच्चों के सामने तो फिर मेरी एक ना चली, मैंने दिया एग्जाम्पल नंबर 4। आज की क्लास हमारी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशन सीखने में जाएगी, प्लस माइनस कैसे करते हैं। मेरी बात समझ में आती है? कौन से सिस्टम में क्या करते हैं, बिल्कुल सेपरेट कंसेप्ट है। जब प्लस माइनस सीख जाओगे तब समझ में आएगा। मैंने कहा क्वेश्चन ने बोला है कि आपके पास टोटल इनकम 12 लाख रुपए की है। कितने की है? 12 लाख रुपए की। मैंने कम अमाउंट दी, मैंने कहा बच्चे परेशान ना हो। क्या? विनिंग इनकम है मेरे पास 8 लाख रुपए की, नहीं 5 लाख रुपए की। सेम लो, क्वेश्चन भी नहीं बदला मैंने। ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? तो ये तो इनकम से भी ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी कम कर दिया। मैंने कहा 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और बाकी है आपके पास अदर इनकम इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन से, देन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टीडीएस। सनत, कार्रवाई में वहां से शुरू करूंगा। हाँ नेट सेम सेम।
बताऊंगा अभी। एक लाख आपने कैसे टैक्स निकाला? उसे जो 2.5 लाख रुपए की स्टेट्यूटरी लिमिट मिलती है उसके बारे में आपने पूछा कि वो अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, और अभी 50,000 रुपये बचे हैं मेरे पास। कितनी अमाउंट बची है इसमें, और एज कितनी है उसकी, 60 से कम। तो 2.5 लाख तक की इनकम पर हम टैक्स नहीं लगाते। तो अभी तो 2 लाख ही मेरी स्लैब एग्जॉस्ट हुई है ना, तो अभी 50,000 भी तो बाकी है जो मैं एडजस्ट करूंगा। तो अब इनकम पे आते हैं। मैंने कहा कौन सी ऐसी इनकम है, आप बताना जरा, कौन सी ऐसी इनकम है जिसमें मैं कर ही नहीं सकता, अमाउंट ही कट के मिलता है। लेकिन ये पे तो कट के नहीं मिलता। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट को 5 लाख से कम किया जाएगा, 4.5 किया जाएगा। इसका मतलब पहली जो प्रेफरेंस होती है आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देने की, इट शुड बी फ्रॉम अ नॉर्मल इनकम, एंड इफ द जो स्टैट्यूटरी लिमिट इज नॉट एग्जॉस्टेड देन यू कैन यूज द स्पेशल इनकम अदर देन विनिंग इनकम। पॉइंट समझ में आया आपको? पक्की बात है। अभी हम 115 बीएससी वगैरह बहुत बड़ी बात है, पहले बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं जो आज भी चल रहे हैं टेक्स्ट में से। 2 क्लास लग जाएगी मैं पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए, तब जाके 115 बीएससी पे बढ़िया। 115 बीएससी इज नॉट अ कंसेप्ट, वो बहुत आसान है। क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करा दूंगा आपको 115 बीएससी में, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। समझ में आती है मेरी बात? जो हवा बनाओ ना टेक्स्ट सिस्टम, ये भाई बेसिक्स है अभी भी, आज भी जो चल रहे हैं, जहां से क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, मैंने कहा भाई मेरा 2 लाख रुपए जो यहाँ पर 2 लाख है, वो 2 लाख रुपए पहले मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। बताओ क्या माइनस कर रहा हूँ मैं, स्टेट्यूटरी लिमिट, और जो यहाँ से माइनस कर रहा हूँ वो कौन सा माइनस कर रहा हूँ, 0.5 लाख। तो अब जो टैक्सेबल इनकम है मेरी यहाँ पर वो कितनी बच गई है, 4.5 लाख, और इसमें आ गया है नील। नाउ दिस 4.5 लाख एट द रेट कितने, 20% कम्स टू 90,000, and this amount of 5 lakh will be multiplied by 30% and it will be 5 lakh 1,50,000, and total amount 2,40,000 plus health and education cess 9,600, और टोटल कर देंगे तो उसको 2,49,600। इसमें से माइनस कर दूंगा क्या, जितने का टीडीएस कट चुका है आपका 1,50,000 रुपये, और टोटल कितना बच जाएगा, समझ में आया आपको? मैंने कहा व्हाट वुड बी योर आंसर अगर इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता ही नहीं और सिर्फ इनकम होती 2 लाख और 5 लाख। तो कुछ भी नहीं करते हम, कुछ भी नहीं करते हम, इस पे कुछ होता नहीं और डायरेक्ट 5 लाख पे 30% निकाल देते। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है, अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अब मैं क्वेश्चन देने लगा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, सीधा सीधा टेक्स्ट निकालना है। नहीं कराए हुए हैं ना मैंने पहले के बच्चों को। लिख लेना ABCD, अलग अलग स्केल है सबके, कोई स्पेशल इनकम नहीं है, कुछ नहीं है। जल्दी करो, मुझे पकड़ के इसे रखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, भाग रहा है इधर। पहले अमाउंट लिख लो फटाफट से, ABCD करके हटा रहा हूँ मैं इसको, ABCDEFGH। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, वो नैन चक्षु नहीं है आपके। 18 लाख, 28 लाख, 40 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 36 लाख, 7.5 लाख, दैट इज 18 lakhs, 28 lakhs, 40 lakhs, 7 lakhs, 9 lakhs, 36 lakh, 7.5 लाख। कुछ गधे पढ़ रहे हैं ना वेस्ट बंगाल। लिख लिया सभी ने? बहुत बढ़िया। अरविंद,
कोई भी रिकॉर्डिंग करने जाओ दूसरे वाले फ़ोन से करना, दूसरे वाले बाइक से, ठीक है। आई थिंक अब तक तो आ जाना चाहिए था। इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बताओगे ना आप लोग? हाँ, ये तो और भी अच्छा है। कौन सा बता रहे हो आप? विदाउट, हाँ हो गया। डन। तो बहुत दिनों बाद मिलते तो मारना पीटना नहीं चाहिए, है ना? कल से पीटूंगा, ठीक है। कोई नहीं, तो आप विदाउट वाली मैच कर लेना, छोड़ो, आपने लिखी ना विदाउट वाली, कोई बात। ये वाली देखना कौन सी वाली लिखी हुई है। इंक्लूड कर गया ना, तो पहली अमाउंट है 3,66,600, सही है। नेक्स्ट 678,600, 105, 3,000, 54,600, 96,200, 92, 82,00। अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। आपसे अच्छे बच्चे ही कोई नहीं। ये लो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फिर मैं थोड़ा आगे चलूँ ना, इससे भी आगे बताना है। नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी आंसर चाहिए। ये आज की वार्म अप क्लास है, ठीक है, ताकि आपको याद आ जाए, पढ़ते भी हैं। डन। अमाउंट क्या है? 6,95,000, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ 845, जल्दी जल्दी। हाँ 15%, 111A वाला है, नॉर्मल होता तो 10% होता। डन आंसर। यार तुम तो सच में अच्छे बच्चे हो, नहीं? क्या बात है। यहाँ तक हमारे कंसेप्ट हो जाते हैं खत्म। पहले टेक्स्ट निकालें, बेसिक टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने कहा वुड योर आंसर डिफर इफ द एज ऑफ द पर्सन इज 65 ईयर्स। यस। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, विनिंग से कर नहीं सकते,
विनिंग से कर नहीं सकते, देन यू हैव टू ऑप्शंस 15% और 20%। एज एन एसएससी आप क्या चाहेंगे, कौन सी वाली इनकम से करें, 20 वाली से, लॉन्ग टर्म से। डन, क्या आंसर आया? सबका यही आएगा मेरे ख्याल से, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें वाली बात नहीं है। और हम चले अगले कंसेप्ट पर। अगले कंसेप्ट का नाम क्या है? सरचार्ज। ये कहता है कि जैसे हम इनकम निकाले जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कई बार ऐसा भी तो आता है कि जैसे मान लीजिए किसी की इनकम है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, तो गवर्नमेंट हमारी लालची है। जो हमारा इनकम टैक्स है वो रिग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है? बताया था मैंने, प्रोग्रेसिव है। जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतने ज़्यादा आपको टैक्स देना। तो गवर्नमेंट एक पॉइंट के बाद तो इतना ज़्यादा लालच करने लगती है। वो कह रही है अगर मान लीजिए तुम्हारी 55 लाख की इनकम है, तो मैंने कहा भाई 10 से आगे जितनी जा रही है, 45 लाख जितनी हो रही है, उस पर 30% तो तुम ले ही रहे हो। 30% इज इक्वलेंट टू द विनिंग अमाउंट। 45 लैक्स पे आप कितने ले रहे हो? 30%। अगर मान लीजिए 55 लैक्स की टोटल इनकम है उसकी, तो आपने अगर स्टार्टिंग वाले 10 लाख हटा दिए, 1,12,500 ही आना है उसका, तो बाकी जो उसका 45 लैक्स है उस पर आप कितने परसेंट ले रहे हो? 30%। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने कोई बस विनिंग कर ली है ऐसे ही, उसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने कहा अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर चली जाएगी, कितने से ऊपर चली जाएगी? 50 लाख से, तो फिर हम आपसे सरचार्ज लेंगे। टैक्स का नाम होगा क्या? सरचार्ज। वहां तक तो जैसे कैलकुलेशन होगा वैसे होगा ही। जैसे 55 लैक्स पे कितना टैक्स बनता है बताओ टोटल? तो 45 का 30% कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा? 1,35, सॉरी 14,35, 13,50 और प्लस 1,12,500, 14,62,500 रुपये आगे। कह रहे अब रुक जाओ, 55 लाख की इनकम पर कितने का टैक्स लग चुका है? 14,62,500। अब इस पर दोबारा और लगाओ 10% इस अमाउंट का, तो अब वो इनकम पर नहीं लगा रहे, अब वो टैक्स की अमाउंट पे लगा रहे हैं। इसका मतलब जब आपसे टैक्स की अमाउंट पर टैक्स और ज्यादा कैलकुलेट कराया जाता है दोबारा से, बाय द नेम ऑफ व्हाट? सरचार्ज। क्या मेरी बात समझ? जबकि जीएसटी पे जब ऐसा होता था, टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट, उसके लिए आप आईटीसी का कंसेप्ट लेके आए कि एक समय पे जो आपने टैक्स दे रखा है उसमें से माइनस कर लीजिए ताकि टैक्स के कंपोनेंट पे जीएसटी ना लगे। यही तो कंसेप्ट था आईटीसी, लेकिन इनकम टैक्स में तो चलने दो। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब टोटल इनकम कितने की है? 60 लाख की। तो उसने कहा क्या हुआ? क्या भाव? उन्होंने कहा सरचार्ज लगाओगे कैसे? मैंने कहा 50 लाख से ज़्यादा होगी और 1 करोड़ से कम होगी तो 10% लगाऊंगा, 1 करोड़ से ज़्यादा होगी और 2 करोड़ से कम होगी तो 15% लगाएंगे। कितने परसेंट? 15%। और अगर 2 करोड़ से भी ज़्यादा होगी तो 25% लगाएंगे। अभी तक 3 बस इतने याद रखने हैं, हालांकि इससे आगे भी है पर अभी आपको 3 याद रखने हैं। मतलब अब जो 115 BAC है उसने उन्होंने बोल दिया कि 37% तक जाता है वैसे, लेकिन अब वो उन्होंने कहा ना रहने दो, लूटते हैं भाई इनकम टैक्स, तभी तो इनकम टैक्स लोग भरते नहीं हैं, सिस्टम ही ऐसा बना रखा है। चलो अब आते हैं आपकी इनकम। क्या टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज़्यादा चली गई है? हाँ, क्योंकि इनकम कैसी बन गई है? कुछ भी नहीं करना है, जो लास्ट में जो अमाउंट आएगी उस पर या तो 10% ऐड कर देना है या 15% या 25% बस। और कब कब ऐड करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन में अगर 60 लाख की इनकम है तो उसमें से कहा विनिंग इनकम 15 लाख की। विनिंग इनकम को किसी से कोई लेना देना होता नहीं, वो सीधा क्या करेंगे 30% और कितना आ गया 4.5 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख का है तो 15 और 20 कितने हो गए 40, बचे कितने 20। 20 लाख पे 35, 15 और 20 कितने हो गए 35 और बचे कितने 25। और 25 लाख पर कैसे निकालेंगे हम? सेम 1,12,500 प्लस 15 लाख का 3%, 15 45, 4.5, 5,62,500, 5,62,500 पे हमने टैक्स लगा दिया है 22,50 पे, 5,62,500 का। दो टैक्स मेरे पास ये रहे 20% और 30% के हिसाब से जरा कैलकुलेट करो कितना आया 14,12,500 और उसे सरचार्ज ऐड कर देंगे उस पर 10% का, तब ये टैक्स की अमाउंट आएगी। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करेंगे और जो आपने इनकम क्या नाम है वो निकाली थी, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी है। और अगर इसमें से मैं टीडीएस माइनस कर दूं, कितने का टीडीएस था बताओ? 4.5 लाख का टीडीएस अगर माइनस कर दूंगा इसमें से
तो नेट टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी 11,65,900। ये है नेट टैक्स लायबिलिटी। ये अभी मैं आपको एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब समझा रहा हूँ। आगे जाके जब मैं 115 BAC समझाऊंगा तो उसमें टैक्स स्लैब चेंज हो जाएगा, 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, लेकिन कंप्यूटेशन का पैटर्न यही होगा। उसमें भी शॉर्टकट बताऊंगा कि कितनी अमाउंट तक जाने पे कितना टैक्स निकलता है, लेकिन बेसिक्स यही रहेगी। वहाँ बस अमाउंट चाहिए। जैसे मैं आपको बोल दूँ किसी को मैं 2.5 लाख वाले की पूरी प्रैक्टिस करा दूँ और फिर उससे बोल दूँ एज अगर 60 ईयर्स से ऊपर है और अगर एज 80 ईयर्स के ऊपर है तो वो बाद में बता दूंगा तो चल जाएगा, 2 मिनट में कर देगा वो। मेरी बात समझ में आती है? अगर टोटल इनकम 1.5 करोड़ है तो क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने है, फाइनल आंसर निकाल के बताइए। फाइनल आंसर समझ में आया? सब कुछ ऐड, सरचार्ज ऐड, हेल्थ एंड एजुकेशन लास्ट में ऐड होता है, फिर उसमें से आप माइनस करेंगे। आगे डन, 10% कर दिया, 15 करना है ना, कर दिया 10%। पहले से ही किया था। डन डन। क्या है नेट टैक्स लायबिलिटी? नेट का मतलब ये है कि आप जो 30% है वो माइनस करके बता रहे हो। क्या अमाउंट है? 39,30,850। यही है, इसमें से माइनस करेंगे तो विनिंग की अमाउंट 3 लाख। हाँ 3 लाख माइनस कर देंगे तो 39,30,850 आ जाएगा। आपका कहाँ गलत है चेक करो जरा, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। हाँ तो इतना भी शॉर्टकट नहीं मारना, ये भी ध्यान रखना है ना, ज़्यादा हवा में नहीं जाना। ठीक है, AMT मुझे बताना नहीं है आपको। और ठीक है। सरचार्ज में चेंज आया है? कम तो नहीं गया भाई, नहीं। वो जो मैक्सिमम लिमिट थी ना कि 25% से भी ज़्यादा चला जाएगा, 37 तक चला जाएगा, वो सब हटा दिया उन्होंने कहा लास्ट जो है वो 25 तक ही रहेगा। चाहे 4 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, कुछ भी कमाओ, ठीक है। अब मुझे कुछ आपसे बातें करनी है जो 115 BAC की है, उसकी थियोरेटिकल प्रोविजन आज पढ़ाऊंगा मैं आपको और कल कराऊंगा इनके पूरे फुल फ्लेज न्यूमेरिकल जो हमने कर रखे हैं टोटल इनकम तक, उनकी टैक्स लायबिलिटी निकलवाना सिखाऊंगा आपको। एक चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऐसे कुछ क्वेश्चन किए हमने टोटल इनकम के। चलो पूरा फुल फ्लेज स्क्रैप से करवाऊंगा मैं, वैसे उम्मीद में कि आपको आती हैं चीज़ें और आपने थोड़ी बहुत रिवाइज कर रखी होंगी। जो इन बिटवीन होगी मैं डिस्कस कर लूँगा, रिवाइज करा भी दूंगा इस बहाने। क्या मेरी बात समझ में आती है? और पीटूंगा भी नहीं, ऐसा मत सोचना, तो थोड़ा सा रिवाइज करके आना, ठीक है। बस छोटी सी है, सब 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 बताना, सब बताना। अभी मैं जो आपको करना है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमको पढ़ना होता है क्या? 115 BAC, ठीक है। 115 BAC कहती है कि जो उन्होंने स्लैब बनाया है वो स्लैब खराब है, जो हम स्लैब बना रहे हैं वो स्लैब बढ़िया है।
इनकम को 3-3 लाख से बढ़ाते जाओ और रेट को 5-5% से बढ़ाते जाओ, जीवन में आनंद आ जाएगा आपको। मैंने कहा जैसे कि मैंने कहा बूढ़ा जवान, कह रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब एक में आएंगे। इसका मतलब अप टू 3 लाख फॉर एवरी एज ग्रुप। कितना होगा? नील। 3 से 6, 6 से 9, 10, 9 से 12, 12 से 15, 20। उसके कह रहा अब रुक जाना, अब ये हद हो गई। मेरी बात समझ में आती है? तो रेट जो है मेरे पास, अगर इनकम 15 लाख से ज़्यादा हुए तो 20%, और जैसे ही 15 लाख तक हुए तो कितना? 20%, और उसके बाद कितना आ जाएगा? सीधा 30%। अब यहाँ तक क्या हम 5 ही बढ़ाते आए हैं और इनकम को भी, लेकिन लास्ट में आते आते उसने कहा 25 का झंझट नहीं है, सीधा का लाना है हमें। और कितना लाना है? आप मुझे बता सकते हो कि हर बार इनकम कितनी, हर बार टैक्स कितना आएगा अगर मेरी इनकम एग्जैक्ट 15 लाख है तो? 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000। 3 लाख का 10% 30,000। 3 लाख का 15% 45,000, और 3 लाख का 20% 60। तो 60 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 15, 1.5 लाख। तो 15 लाख तक की इनकम पे 1.5 लाख तक का टैक्स लगता है और उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और उसके पास जो भी होगा, उसके बाद जो भी होगा उसे कितने % कर देंगे? तो मान लीजिए अगर मेरी इनकम 25 लाख रुपए है तो क्या करूँगा? तो 10 लाख का 30% कर दूंगा तो 3 लाख आ जाएगा, प्लस 150 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 450 आ जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आया या लिख के बताऊँ? नहीं आया समझ में? नहीं आया। 35 लाख का बताओ, आप बताओ बस, आप भी करो ना, क्या बताओ बस, चुपचाप बैठ के नालायक। और कर रहे हैं कैलकुलेटर, इतना मारो पकड़ के। कैलकुलेटर की क्या जरूरत है इस पर? बस इतनी सी बात है। तो 115 BAC में पहला जो काम होगा वो टैक्स स्लैब चेंज होगा। कि आपको स्लैब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर आपने स्लैब की प्रैक्टिस की हुई तो ये तो बस अमाउंट आगे पीछे होना। मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब जब आपको ये हम इतनी सुविधा दे रहे हैं, मैंने कहा सुविधा दे रहे हो, तुम तो लूट रहे हो। बताओ वो सुविधा दे रहे हैं या लूट रहे हैं? इससे टैक्स कम आएगा या टैक्स ज़्यादा आएगा? इस स्लैब में और पिछले वाले स्लैब में आपको क्या लगता है? अगर आपको थोड़ी सी मैथ की नॉलेज है और आपको एवरेज पता होता है कि ऑन एन एवरेज क्या होता है, सनत बताएगा बस। ये जो नया वाला टैक्सेशन सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब ओनली, मैंने कुछ नहीं बताया आपको क्या डिसअलाउड क्या अलाउड, ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब ओनली, ये बेनिफिशियल है या नुकसानदायक है? बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सनत कह रहा बेनिफिशियल है। इनकम है 40 लाख रुपए, जरा एक बार निकाले, सरचार्ज का कंसेप्ट नहीं है। इससे निकाल दो, चलो इससे निकाल दो पहले। इससे हाँ, समझ रहे हो ना क्या, कहाँ बच्चा गुड़गोबर करेगा इसको? भाई 15 लाख तक 1.5 लाख है, और उसके बाद हाँ, उसके बाद 25 लाख पे कितने % लगाया आपने? 30। तो 750 वहां आया और 1.5 लाख तो कितना आया? 9 लाख। अब जरा नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से निकालो, अज्यूमिंग एज 60 से कम है। बेनिफिशियल है भाई, बेनिफिशियल है। अब इनकम मान लीजिए 10 लाख है, निकालो। दोनों से तो ये ऑन एन एवरेज आपके लिए बेनिफिशियल है। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी? प्रॉब्लम यही, गवर्नमेंट इतनी शरीफ तो है नहीं कि आपकी ऑन एन एवरेज, देखो ना वहाँ पर 3 रेट थे, 5, 20 और 30, लेकिन यहाँ वो आपको 5 भी दे रहे हैं, 10 भी दे रहे हैं, और यहाँ के बाद जो अमाउंट आता था वो 20% आता था, लेकिन यहाँ पर 10 भी है, 15 भी है। तो ऑन एन एवरेज जो टैक्स का बैलेंस एवरेज जो रेट है वो तो कम ही होगा जब और ज़्यादा स्लैब्स इसमें घुसा दोगे तो अब उन्होंने क्या कहा, कह रहे लेकिन जो आपको कुछ बेनिफिट हम देते हैं,
जो हम आपको कुछ बेनिफिट देते हैं वो रोक देंगे, तो तब आप उसे ऐड करके खुद देख लीजिएगा बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है। मेरी बातें समझ में आती है। अब आता हूं मैं कि कौन कौन सी चीजें नहीं मिलेंगी। तो उनका सर्टेन डिडक्शंस है, जैसे पहले कौन सी, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलती थी अपने लिए, स्पाउस के लिए, 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम लीव ट्रैवल कंसेशन अगर आप जाते थे, इकोनॉमी फेयर वगैरह ऐसा कुछ था उसमें, ठीक। नेक्स्ट कौन सा है, HRA का मतलब इसी बात पे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हो जाए। पहला HRA रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम लिमिट इसमें कितनी है वो आप बताएंगे, बस समझ में आया, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। किसका, सैलरी का। और सैलरी का मतलब क्या है, वही किसी भी बेसिक प्लस DA एफ प्लस परसेंटेज बेस फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर। समझ में आई मेरी बात। तो उन्होंने कहा ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं है, HRA दिखे जो अमाउंट मिला टैक्सेबल कर दो। तो कितना बढ़िया सिस्टम है। देखो टैक्स में फायदा हो या ना हो, कंप्यूटेशन में बड़ा फायदा है, करना ही नहीं। 3 लाख भी अगर दिमाग में है तब भी बच्चा सही आंसर लिख के आएगा उसमें, सोचो कि कंप्यूटेशन करनी ही नहीं। दूसरा उन्होंने कहा अगर हमने आपको कुछ स्पेशल अलाउंसेस पढ़ाए, मैंने कहा हाँ भाई, कहाँ था मैं, तो हमने इसमें बहुत सारे अलाउंसेस पढ़े थे, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, कह रहे जो भी अलाउंस है उन सबको क्रॉस मारो। क्रॉस मारने का मतलब ये नहीं इनकम में मत लिखो, इनकम में तो लिखो, लेकिन जो उसकी एग्जेम्पशन माइनस करते थे वो माइनस नहीं करनी है आपको। तो बढ़िया समझ में आया है ना। पहले उन्होंने कहा ये सब अलाउंसेस पढ़ो, और फिर हम टैक्स का सिस्टम लेके आएंगे जिसमें ये सब अलाउंसेस आपको माइनस नहीं करने। पढ़ लिए ना आपने, माइनस नहीं करने। ये मूवी देखी है ना आपने कि वो एयरप्लेन चला रहा था, वो कह रहा था रेड बटन दिख रहा है आपको सामने, वो कह रहा हाँ 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 दबा दे, दबाना नहीं था। ये हमारी मतलब वो गनीमत है। उसने कहा लेकिन 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 कुछ ऐसे अलाउंसेस जो आपको आज भी अलाउ होंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा। जैसे एक ब्लाइंड वाला अलाउंसेस था ना, फिजिकली चैलेंज को 3200 रुपये पर मंथ ट्रांसपोर्ट के केस में, मेरी बात। तो कुछ ऐसे केसेस जिसमें अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट क्या, डेली अलाउंस और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस किसके लिए, MPNL कह रहे हटाओ इनको, नहीं देंगे। आगे एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट। मैंने कहा उसमें एग्जेम्पशन कहाँ मिलती है, ये मुझे सनत बताएगा। 1500 रुपये, 1500 रुपये पर चाइल्ड है या 1500 रुपये पर इनकम है, पर चाइल्ड है, क्या मेरी बात समझ में। और मैक्सिमम अप टू हाउ मेनी चाइल्ड, मतलब 4 बच्चों की इनकम इंक्लूड कर रहे हैं तो 1500 इंटू 4, हाँ ठीक है। कह रहे वो सब नहीं करना है, वो सब नहीं करना है, बस इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं आप। मेरी बात समझ में आती है, ठीक। उसके बाद उसने कहा टैक्स हॉलीडे यूनिट्स फॉर एसीजेड में शायद मैंने आपको अभी पॉइंट बताया नहीं कि फर्स्ट 5 ईयर्स तक 100% ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रॉफिट अलाउड होता है, अभी बताया नहीं है आपको, ठीक है। एग्जेम्प्ट इनकम वाला पार्ट बता दूंगा, तब बता दूंगा आपको। हालांकि मुझे बताने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो एक सेकंड, मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट करता है, क्या करता है, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट वो एसीजेड में भी करता है, नॉर्मल भी करता है। तो उसने कहा जो भी आपका प्रॉफिट, मैंने कहा क्या बात करो, कह रहे लिख के बताओ। मान लीजिए आपका प्रॉफिट 10 लाख है, कितना है 10 लाख, और आपके टर्नओवर के बारे में बातें की जा रही है। कह रहे जो एक्सपोर्ट आप करते हो एसीजेड में, कहाँ करते हो, एसीजेड में, वो एक्सपोर्ट का अमाउंट है 40 लाख रुपए, और जो अदर एक्सपोर्ट आप करते हो, अदर एक्सपोर्ट, वो है 60 लाख। कितना है, 60 लाख। अब इस प्रॉफिट का आपको जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रॉफिट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टर्नओवर का प्रॉफिट, देखो ये टोटल टर्नओवर कितनी है बताओ जरा। मैंने पूरी टोटल टर्नओवर की कितनी की, 100 लाख की। इस 100 लाख में जितनी भी एट्रीब्यूटेबल होगी एसीजेड को, वो अलाउ कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे एसीजेड को एट्रीब्यूटेबल, इस रेशियो में बांट देंगे। भाई मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है बताओ जरा, 10 लाख का। इस 10 लाख का जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसीजेड वाला है वो कितना है, 40 लैक्स, आउट ऑफ कितना, 40 है ना, आउट ऑफ कितना, 100 लैक्स, तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। उसके बाद नेक्स्ट 10 लाख का कितना, 60 लाख, यानी कि माइनस भी कर सकते थे हम डायरेक्ट, ये कितना आ जाएगा, 6 लाख। तो इसमें से एसीजेड वाला प्रॉफिट कौन सा है, 4 लाख, इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, बस इतनी कैलकुलेशन है। और पूरा प्रोविजन अगर मैं आपको बता दूं तो पूरा प्रोविजन ये कहता है कि भाई देखो जरा, अब जब आप बिजनेस कर रहे हो तो पहले जो 5 साल हैं, क्या चीज़,
पहले जो 5 साल हैं वो जितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रॉफिट आप निकाल लेते हो उसका 100% हम एग्जाम्प्ट कर देंगे, यानी 4 लाख निकला है 4 लाख, लेकिन जब उससे अगले वाले 5 लाख होंगे तो जब आप कंप्यूटेशन कर लोगे उसका 50% अमाउंट ही हम एग्जाम्प्ट करेंगे। ऐसी कुछ बातचीत है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब 1 मिनट में समझाई जा सकती थी और मैंने समझा दिया। हाँ जी, 115 BSE में ऐसा कुछ नहीं करना है। इसका मतलब इनकम निकालनी है, 10 लाख को 10 लाख रहने देना है। मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, देखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ कौन से हेड की बात की, अब मैं हेड साथ में लिखूंगा। ये कौन से हेड की बातचीत चल रही है, लीव ट्रेवल वगैरह सब, ये सब सैलरी हेड की बातें चल रही है, सैलरी। तो सैलरी हेड में ये सारी चीज़ें डिसअलाउड हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। पहले बताओ टोटल मिला के कितनी डिडक्शन होती है सैलरी हेड में? 3 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, एंटरटेनमेंट अलाउंस विच इज अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली, और नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स विच वेदर इज इट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, दोनों का दोनों माइनस होते हैं, एम्प्लॉयर वाला ऊपर ऐड होता है। ऐसा कुछ करते थे हम? यस। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं करना है, नीचे माइनस। और जब ये 115 BSE स्टार्टिंग में लाया गया था तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी खत्म कर दिया गया था। फिर उन्हें लगा कि नहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दे देनी चाहिए। तो आज की डेट में जो डिसअलाउंस में है उसमें मतलब ये 2 चीजें हैं जो आपको नहीं मिलेगी, और स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर से दी जाने लगी। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? यानी कि जो 50,000 की फ्लैट डिडक्शन है सैलरी में वो आज भी अब दी। पहले 115 BSE लेके आई, ये वाला 2A बोलते हैं इसको, 115 BSE सबसेक्शन 2A। CMA के फाइनल में क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा 115 BSE की प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं सेक्शन 6, और बच्चों से 115 BSE जो नया वाला उसके हिसाब से सॉल्व करके आ गए। जबकि थोड़ा सा इतना ही बताना होता है बच्चों को, 115 BSE को वो बाय डिफॉल्ट के अंदर जा रहा है या ऑप्ट आउट कर रहा है। तो उन्होंने 115 BSE लिखा, सबसेक्शन बच्चों ने नहीं देखा। सबसेक्शन 6 का मतलब है ऑप्ट आउट कर रहा है, जो मैंने क्लास में पहले बताया आपको सबसे पहले। और 2A का मतलब है बाय डिफॉल्ट वाला है। तो बच्चों ने देखा कौन सा वाला, 115 BSE। टीचर ने कहा था आएगा और आ गया और कर दिया, और टीचर ने ही सेक्शन नहीं बताया। तो मुझे ऐसा डर अब इंटरमीडिएट में भी है। तो मैं पहले ही बता दूं आपको, 115 BSE अगर ब्रैकेट में 2A लिखा हुआ है दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट है, और अगर सबसेक्शन 6 है इसका मतलब क्या है, ऑप्ट आउट कर। मेरी बात समझ में आती? ठीक। अब तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन आज भी अलाउड है। 24B मतलब कौन से हेड की बातें कर रहा हूं मैं? अच्छा, मुझे साथ के साथ ही बताना चाहिए था या बाद में ही बताना चाहिए था, क्या लगता है आपको? बाद में ही? अरे भाई पढ़ा रहा हूं, कह रहा हूं फिर सीखो मत, ये क्या बात हो गई? तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, अब कौन सा अलाउ नहीं करना है, कितना आसान है। जैसे PGBP में हमने नेट प्रॉफिट पढ़ा, कौन कौन सा डिसअलाउड है पढ़ लिया और एड बैक कर दिया, खत्म। आई बात समझ में? ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जिसमें 30,000 2 लाख की कंडीशंस देखनी पड़ती थी, वो कह रहे कोई जरूरत नहीं है। अब सोचो 3 हाउस वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? कुछ भी नहीं करेंगे उसमें। तो इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड का निकालना नहीं, लेट आउट का निकालना है। लेट आउट में कितनी लिमिट होती है? कोई लिमिट नहीं। क्या कंडीशन होती है? कोई कंडीशन नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन ये सारी चीजें तभी आसान होगी जब क्वेश्चन में लिख देगा या तो 115 BSE। भाई मैं कुछ कमेंट नहीं करता इस चीज पे ज्यादा कौन सा आता है, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर एक ही पूछ ले तो ज्यादा अच्छा है, अगर दोनों से पूछ ले तो इट विल टेक। दोनों का मतलब ये है कि उसमें एडजस्टमेंट्स कम देगा और आपको 1-2 चीजें ऐड बैक करके देगा। मतलब एक के हिसाब से सॉल्व कर दो, जैसे मान लीजिए आपने सॉल्व कर दिया बाय डिफॉल्ट के हिसाब से, और ऊपर आपने लीव ट्रैवल कंसेशन और ये सब, तो ऐड बैक कर दो उसमें, बस उसमें क्या करना है। लेकिन इस चीज को कह देना और इस चीज को पेपर में करना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे एक क्वेश्चन होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, सबको आता है वो। लेकिन अगर किसी दिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना पड़ेगा तो कर तो सकता है बच्चा, पर टाइम ज्यादा लग जाएगा अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आई विल सजेस्ट कि अपने बच्चे को भाई एक बार के हिसाब से सॉल्व कर और अगले 10 मिनट लगा। आता है ठीक है, वरना छोड़ दे, क्योंकि तूने टोटल इनकम में वैसे भी कोई ना कोई गलती की होगी, तो टोटल इनकम भी गलत है, टैक्स भी गलत है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर। हाँ जी, वो एग्जामिनर के ऊपर है। मैं हर एक बच्चे को अपने यही सजेस्ट करता हूं कि आप टोटल इनकम का निकालो, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो। टोटल इनकम निकाल लिया आपने, बहुत बढ़िया है, और आप सारे वर्किंग नोट्स बना के और आप पेपर के अगली तरफ जाओ, मतलब पूरा बाकी का पेपर सॉल्व करो, जीएसटी सॉल्व करो। अगर समय बच जाए, जो कि नहीं बचेगा, तो आगे इस काम को करना है। हाँ भाई, मैं वही बताता हूँ। तो देखो जो 3 घंटे में होगा मैं वो नहीं बताऊंगा, तो आपको मैं सब चीज समझा दूं और पेपर में होना फायदा क्या है?
क्या चीज़ ऐसी करेंगे? हाँ, सबको ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ, पहली बात तो पहले पॉइंट पे ही क्वेश्चन उठाना नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं उठा, लेकिन प्रॉब्लम यह है सीए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन करना होता है। नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाकी किसी में पूछ नहीं सकता वो आपको, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो उसके नीचे लिख देगा कि बाय डिफॉल्ट टैक्सेशन सिस्टम में नहीं है वो, या बाय डिफॉल्ट में है, तो उसका मतलब हमें पता है ना, हाउस प्रॉपर्टी स्पेसिफिक तो हमें पता है। टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी अगर उसने निकलवा ली तो मेरे हिसाब से गड़बड़ हो सकती है। सिखाऊंगा मैं आपको पूरा इसलिए क्योंकि एमसीक्यू में इसके क्वेश्चन में बहुत इंपैक्ट आता है, मेरी बात समझ। लेकिन एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे मैं बोलूंगा भाई पहले टोटल इनकम निकाल लो, टोटल इनकम निकालो और उसे वहीं छोड़ दो। देयर आर चांसेस कि आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ना कोई एडजस्टमेंट में एरर की होगी, और अगर टोटल इनकम गलत आई है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी सेस वगैरह सब गलत आने के चांसेस हैं। तो रादर देन वेस्टिंग ऑन अ टाइम एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें प्रोबेबिलिटी हाई है कि कोई मिस्टेक हो गई होगी ऊपर, आप पहले पूरा पेपर कर लीजिए अच्छे से, एमसीक्यू कर लीजिए अच्छे से, लास्ट के 10 से 15 मिनट मिले तो कितना भी दिमाग लगाओ। वो छोड़ दिया का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन आया आपका 15 नंबर के लिए, तो वो पेपर कितने का अटेम्प्ट कर रहा है? 55 का, बस इतनी सी बात सोचनी पड़ेगी उसको। तो ओवरऑल बताया ना मैंने, 70 में से 15 हटा गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम टोटल इनकम के क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, सारे एडजस्टमेंट पता है, सारे हेड्स पता है। टोटल इनकम में हेड्स से भी तो स्पेसिफिक आता है, और डोमिनेटिंग होगा, या तो सैलरी डोमिनेटिंग होगा या पीजीबीपी डोमिनेटिंग होगा। पीजीबीपी में मेजॉरिटी में आज तक जितनी एडजस्टमेंट्स आई हैं, चाहे आप आरटीपी ले लो, एमटीपी ले लो, या सीएमए का कोई क्वेश्चन चाहिए मुझे, मैंने वहां से इतनी सारी एडजस्टमेंट आपको करा रखी है। मेरी बात समझ में आती है? तो आई डोंट थिंक कि हमें बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज आएंगे। टैक्स निकालने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो मैं सिखाऊंगा ताकि आप एमसीक्यू गलत ना करें, और पेपर में अगर समय बचेगा तो आप ये भी कर देंगे, इसमें बहुत बड़ा इशू है नहीं। वैसे मेरी बात समझ में, डिपेंड्स कि वो डिफिकल्टी लेवल फर्स्ट क्वेश्चन का कहाँ कौन से वाले पार्ट में देंगे, इन द टैक्स कंप्यूटेशन पार्ट और इन द ओवरऑल क्वेश्चन। और ये चीज़ें हमें पहले प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलूंगा ना 100 में से 16 हो, तो मैं सारी बातें बता ही नहीं रहा होता आपको। 12th में कभी बताया जाता है कि इस चैप्टर को थोड़ा सा ही पढ़ो, इसमें से ये कभी बताया जाता है? किसी चैप्टर में बताया मैंने 12th में? नहीं। देखिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ही होके जाना होता है एग्जाम पेपर के अंदर। ये नहीं कि मैंने सब कुछ कराया, देखो ये आया, देखो ये आया। भाई करेगा भी तो वो बैठ के। मेरी बात समझ में आती है? अब जैसे मेरे टीचर मैथ के, जिन्होंने मुझे पहले से मैथ पढ़ाए थे, प्रोबेबिलिटी आई, प्रोबेबिलिटी। भाई मुझे तो बुद्धि में नहीं घुसी ना, तो मैं पेपर में नहीं कर पाया, और मुझे हर क्वेश्चन के बाद प्रोबेबिलिटी लग रही थी, प्रोबेबिलिटी आई है, प्रोबेबिलिटी आई है, प्रोबेबिलिटी आई। जो चैप्टर आप छोड़ के जाओ चारों तरफ वही दिखती है। अब मान लो कोई टीवीएम छोड़ के जाए, उसे ऐसा लगे पहले से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक टीवीएम है। सच में प्रोबेबिलिटी ऐसी लगती। मेरे खुद पेपर मुझे नहीं आती थी, कह रहे द कॉइन इज टॉस व्हाट इज द पेयर। भाई क्यों छाल रहे हो तुम, छोड़ो। कुछ चीजें होती है ना जो दिमाग में लगती है। जब मैथ वाले बच्चों को तो प्रोबेबिलिटी अच्छी लगती है ना, मैथ वाले तो कर देते हैं। ये देखो, तो जो चीजें अच्छी लगती है वो तो सही है। अब देखो नेक्स्ट देखो कौन सा डेप्रिसिएशन, तो यानी कि आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूट कीजिए। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मैन्युफैक्चरर्स को, और जो इलेक्ट्रिकल जनरेशन पावर वगैरह में इस्तेमाल होता था, जो एट द रेट 20% अब देते थे। अगर 180 दिन से कम के लिए तो 20 का 10 कर देते थे, और रिमेनिंग वाला अगले साल में लेते थे। कह रहे वो सब छोड़ो, 15% निकालो और आगे बढ़ो। आपने सीखा 20% अच्छे तरीके से सीखा, नहीं सीखना था। कह रहे और डिडक्शन सुन लो, अभी रुक जाओ जरा। डिडक्शन तुमने 35 वाली देखी, वो डिडक्शन जो 100% वाली थी, मैंने पढ़ाई थी आपको। इन हाउस रिसर्च, ये रिसर्च, वो रिसर्च, इसमें 100% पीजीबी में। कह रहे कुछ नहीं पढ़ना था आपको, सब डिसअलाउड है। कह रहे साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, कर लो, किसने मना किया है? इनकम टैक्स का क्या लेने देना, रिसर्चर बन जाओ जाके नासा में। नहीं भाई समझो है ना, मैं क्या बता रहा हूँ। अगर नीचे लिखा होगा कि 115 BAC बाय डिफॉल्ट वाले में, तो ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे डिडक्शन बस ये वाली मत देना। कौन सी वाली? 4 डिडक्शन में भी दी है उन्होंने, लेकिन कौन कौन सी? अदर देन जो एम्प्लॉयर का, जो एम्प्लॉयर बेस है वो सारी। हाँ, CCD 2 हटा दी उन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अग्निपथ स्कीम जो नई आई वो है, मतलब CCD 2 है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है। JJA वाली है। JJA पता है आपको, न्यू एम्प्लॉय वाली 30% इनकम बेस, बस तो 3 है। हाँ वो मेरी बढ़िया। मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? तो सारी डिडक्शन आपको नहीं पढ़नी, बस ये 3 पढ़नी है, और यही लाव करेंगे। तो आपको जो डी इंश्योरेंस प्रीमियम, रिलेटेड, डिपेंडेंट, फादर 74 साल, 54 साल, मदर, हटो, कुछ नहीं करना आपको।
इंटरेस्ट ऑन लोन वाली है ना, हायर एजुकेशन की, अरे क्या करना है इनसे, पढ़ा हो। मैंने समझाया ना आपको। और देखो इंस्टीट्यूट हमारा कितना बड़ा गधा है, सैलरी चैप्टर स्टार्टिंग के चैप्टर से उसमें टैक्स का इंपैक्ट दिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट से करेंगे तो ऐसे बच्चा पगला जाएगा, और तुम पहले से समझा, अभी पगला रहे हैं। देखो अभी तो खाली पश्चाताप है कि हमने क्यों पढ़ा, बस इतनी ही सी तो बात है। उस समय तो बच्चे कहेगा हो क्या रहा है, एक जगह कह रहे प्लस करो, एक जगह कह रहे, उस समय नहीं चलता, एंड में समझ में आ जाता है कि ये करना था, ये नहीं करना था। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, नेक्स्ट कह रहे सर्टेन लॉसेज है जो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। पहला लॉस कौन सा है उसमें? कैरी फॉरवर्ड किस चीज का? डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर इफ सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शन, जो कि ऊपर रेफर की गई है, जैसे सेक्शन 35 AD वाला लॉस 100% वाला, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कौन सा वाला पार्ट? एडिशनल वाला पार्ट। हाँ जी, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो हम कितने भी नंबर ऑफ ईयर्स तक कर सकते थे और किसी भी इनकम से कर सकते, यही पढ़ा है ना हमने। तो अगर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वो वाला डेप्रिसिएशन है जो एडिशनल वाला पार्ट है, उतनी इनकम थी नहीं कि आप एडिशनल डेप्रिसिएशन को वहां पर क्लेम कर पाए, तो आपने इस वाले साल में क्लेम, मतलब कैरी फॉरवर्ड है। जैसे मान लीजिए टोटल मेरी जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है, कितना प्रॉफिट है? 1 लाख, और टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो 1,20,000 का डेप्रिसिएशन है, जिसमें से उसमें 30,000 और ऐड कर दो तो 1.5 लाख रुपए का डेप्री, मतलब 30,000 जो है एडिशनल है। तो जो बाकी का 20,000 वाला है वो तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन अलाउड है, लेकिन जो 30,000 वाला एडिशन है वो यहाँ के सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिनली एडिशनल आपको अलाउड नहीं है, तो सेट ऑफ भी अलाउड नहीं होगा। नहीं, ये बात समझ में? कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है पीछे जाके जो 100% अलाउड था, उसका कुछ अनएब्जॉर्ब पार्ट था, इस बार आया है, नहीं अलाउ करने दें। जब उस साल में नहीं अलाउ नहीं करने दे रहे तो प्रीवियस ईयर का कोई आएगा तो कैसे अलाउ करने देंगे? नहीं है मेरी बात समझ? उसने कहा अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई भी हेड के इनकम से अलाउड नहीं है। ये वाली बात समझाना जरा मुझे, क्या लिखा हुआ है? इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात की गई है। जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आता है आपको, वो आप जनरली पहले इंटर हेड एडजस्टमेंट करते थे, कर सकते हैं कितनी अमाउंट तक? अनलिमिटेड अमाउंट तक। लेकिन अगर आप किसी और हेड में जाते थे जो कि जनरली सैलरी से करते थे हम, और 2 लाख बार बार गलती होती थी, वो कह रहे गलती होगी नहीं क्योंकि करो ही मत, तो इंटर हेड एडजस्टमेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। कह रहे डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन वो सब इन्होंने समझाया कि एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। एग्जेम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंस और परक्विजिट कह रहे अब अलाउड नहीं होगा कुछ भी। एडिशनल पॉइंट्स है, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, तो कह रहे रिटर्न भरने से पहले जो रिटर्न की ड्यू डेट है 139 सबसेक्शन 1, उससे पहले आपको बताना है कि आप बाय डिफॉल्ट में करना चाहते हो या ऑप्ट आउट करना चाहते हो। मेरी बात समझते हो? उसने कहा पहले एसएससी को 2 पार्ट, ये पूरी जो इंग्लिश लिखी हुई है वो समझा रहा हूँ मैं आपको, समझना है इसको, एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे। कह रहे पहले आप एसएससी को 2 पार्ट में बांट दो। एसएससी को, टाइप्स ऑफ एसएससी को दो हिस्सों में, है ना। पहला जो एसएससी है वो है रामू। रामू हाउस वाइफ है, हाउस होल्ड चलाता है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो आहूजा साहब हैं जो बिजनेस चलाते हैं। मैंने कहा रामू तुम्हारी शादी हो गई है क्या? कह रहे हैं हाँ। गवर्नमेंट कह रही है हम इसको तंग नहीं करेंगे। सुनना जरा ध्यान से, गवर्नमेंट ये कह रही है इसको तंग नहीं करेगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी तंग है बेचारा। क्या मेरी बात समझ? तो उसने कहा, रामू ये कह रहा है कि भाई वो ऐसा चाहता है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। रामू ये कह रहा है 24-25 में नहीं, ये तो आगे बढ़ जाएगा, 22-23, 23-24, 24-25, 22-23 में वो कह रहा है कि मैं बाय डिफॉल्ट में जाऊंगा। हमने कहा जाओ। फिर कह रहा है मैं ऑप्ट आउट करूंगा। मैंने कहा यार तंग कर रहे हो तुम। कह रहा मैं खुद तंग हूँ। कह रहे कर लो। वो कह रहा फिर मैं बाय डिफॉल्ट में आऊँगा। कह रहे कर लो। इसका मतलब एनी पर्सन हु डज नॉट हैव अ पीजीबीपी इनकम कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ईदर शिफ्टिंग, ऑप्टिंग आउट ऑफ, और आइदर बाय डिफॉल्ट टैक्सेशन सिस्टम इन एनी ईयर वो चेंज कर सकता है। एंड देयर इज नो कंपल्शन टू कैरी ऑन द सेम टैक्स रेजिम में जिसमें वो जाना चाहता है। जैसे मर्जी हो वैसे करें। लेकिन अगर आप कौन हैं? अगर आप कौन है? बिजनेसमैन। मैंने कहा बिजनेसमैन हो तुम? कह रहे हाँ। मैंने कहा पहले कैसे भरते थे? कह रहे पहले हम नॉर्मली भरते थे। मैंने कहा आप कैसे? कह रहे बाय डिफॉल्ट में आना चाहते हैं। तो मैंने कहा आ जाओ। मेरी बात समझ में आती है? और ऑप्शन जो है वो कब एक्सरसाइज कर सकते हैं आप? वो रिटर्न की डेट से पहले अगले साल के लिए आप कर सकते हैं। मैंने कहा वो तो सही है। अब सुनो, 22-23 में वो बाय डिफॉल्ट में, ध्यान से समझना, बिजनेसमैन है।
और वो चाहता है 23-24 में वो उसे ऑप्ट आउट कर ले। क्या कर ले? ऑप्ट आउट। तो उसे बोल देगा अब तुम जीवन में कभी भी ऑप्ट इन नहीं कर सकते और आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा एज इट इज। इसका मतलब वंस अ बिजनेसमैन अगर वो ऑप्ट आउट करना चाहते तो हर साल खेलने देंगे उसको, कंपेयर करो, ये करो, वो करो, वो करो। मैं तो चाहता हूं क्वेश्चन में लिख दे कि पिछले साल उसने ऑप्ट आउट कर लिया था, और क्वेश्चन में इस बार लिख दे बताओ दोनों के हिसाब से कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, और बच्चा दोनों कंपटीशन करे वहां बैठ के, जबकि करनी नहीं थी। पिछले साल अगर ऑप्ट आउट कर लिया तो इस बार ऑप्ट आउट के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होना था, बस और कुछ नहीं होना था। मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसे बाय डिफॉल्ट वाला नहीं, अब ऑप्ट आउट वाला ही कंटिन्यू करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस अगर जो वो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस एंड हो जाए, सीज हो जाए, और अब उसके पास पीजीबीपी इनकम ना रहे और वो रामू की कैटेगरी का व्यक्ति बन जाए, तब कर सकता है, वरना नहीं। आई होप मैंने ये बात आपको समझा दी है और आपको समझ में भी आई होगी। अब थोड़ी सी इंग्लिश में लिखी हुई है वो समझा देता हूं। कह रहे इन केस एन एसएससी हैविंग नो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, रामू या आहूजा? रामू। तो क्या करेंगे? तो उसने कहा वेयर सच इंडिविजुअल और एचयूएफ और एओपी बीओआई नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, it can exercise the option to shift out or opt out of the default tax regime, and such option has to be exercised along with the return of the income to be furnished 139(1) सेक्शन 1 के अंदर हम करते हैं, यानी कि उसकी 31 जुलाई होगी क्योंकि उसके पास पीजीबीपी इनकम है नहीं। इन इफेक्ट सच इंडिविजुअल वगैरह जिसकी भी बातें की जा रही हैं कैन चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इन ईच प्रीवियस ईयर, यानी हर साल वो डिसाइड कर सकता है क्या करना है। ही में चूज टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर 115 बीएसी इन 1 ईयर एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द टॉप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अब देखो बुक्स में लिखते हैं 115 बीएसी और बच्चों करते हैं कंफ्यूज, यहां पर लिखना चाहिए बुक्स में लिख रहा है अगर 115 बीएसी दैट मींस 115 बीएसी सबसेक्शन 2A, क्योंकि दूसरा वाला जो टैक्सेशन सिस्टम है वो भी तो 115 बीएसी में ही है। वो कह रहे नहीं हमने तो बाय डिफॉल्ट का नाम रख दिया। मैंने कहा तुम गुमराह कर रहे हो बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इन केस एन एसएससी जिसके पास क्या है पीजीबीपी इनकम है, तो फ्रॉम बिजनेस वगैरह की अगर उसकी इनकम है, हैज टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, वो तो सही है फॉर प्रीवियस ईयर, एंड वंस सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज इट वुड अप्लाई टू सब्सिक्वेंट ईयर्स एज वेल। Such person who has exercised the option of shifting out of the default tax regime for any previous year shall be able to withdraw such option only once and pay tax under default tax regime for a previous year other than the year in which it was exercised। इसका मतलब क्या है? जो मैंने ऊपर बातें बताई थी इसका मतलब ये छोड़ देना, ठीक है। Thereafter such person shall never be eligible to exercise the option under such action except where such person ceases to have any business। उसने कहा जिस ईयर में वो एक्सरसाइज करा उस ईयर का तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद से वो हटा देगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो और भी अच्छी बात है। उसने कहा जो एएमटी के प्रोविजन है, एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो जब 115 बीएसी की बात चल रही है तो एएमटी के प्रोविजन नहीं लगेंगे, यानी कि एएमटी तब लगता है जब आप ऑप्ट आउट करते हो तो एएमटी कैलकुलेट करके देखते हैं दोनों में से जो ज़्यादा होगा, दोनों में से जो ज़्यादा होगा। और अगर आप 115 बीएसी लेके चल रहे हो जो नया वाला आया है 2A वाला है, तो ना तो आपको एएमटी निकालना ना ये सारी चीज़ें जो हमने आपको पढ़ाई। हाँ जी, हाँ तब मैं एएमटी सिखाऊंगा। एएमटी क्या चीज़ है? कुछ नहीं होती, आपकी जो टोटल इनकम है उस पर एट द रेट 2-3 डिडक्शन है उसे एड बैक करके सीधा 18%, 18.5% कर देना है बस, और देखना विच एवर। 1 सेकंड का काम है, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत जहाँ वो मैंने आपको समझा दिया आज बुला के, बेसिक्स थ्योरी मैंने सब करा दी है। अब सीधा चलूंगा मैं क्वेश्चन पे, और इंस्टीट्यूट के जितने भी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन हैं, कहाँ पर? स्टडी मैट में जो चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का, वहाँ पर जाकर सारे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल कराने हैं मुझे। उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, या 1 दिन में ही 3 दिन लगे, 3 बार लगे, बुलाना पड़े, वो हम देख लेंगे। पहले आप मेरी ये बात समझे कि जो मैंने आपको ये थियोरेटिकल प्रोविजन बताया है 115 बीएसी का, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन, बट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज नॉट दैट रेलेवेंट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 115 बीएसी के एलिमेंट आ सकते हैं। हाउस ऑफ क्वेश्चन आया एलिमेंट आएगा, सैलरी क्वेश्चन आया एलिमेंट आ जाएगा, कि उसने कहा आपको टोटल इनकम निकालनी है और एसएससी ऑप्शन ये चूज करता है, तो टैक्स लायबिलिटी नहीं निकलवाएगा आपसे, वो टोटल इनकम चाहता है आपसे। और टोटल इनकम में कौन कौन सी डिडक्शन आपको माइनस नहीं करनी है, सैलरी में आपको पता होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बड़ा सा क्वेश्चन होगा सैलरी का, 4 नंबर में दे देंगे। मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? यहां तक समझ में आया? अब आपको क्या करना है, मैं कल आपको टोटल इनकम की क्वेश्चन कराने वाला हूं। किसके क्वेश्चन कराने वाला हूं? टोटल इनकम। तो आप क्या कह रहे हो?
देखो वो वाली चीज़ ना हो कि मैं बस बताया जा रहा हूँ और लिखे जा रहा हूँ और आप सिर्फ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको एक बार ओवरव्यू लेके आना है कि हर हेड्स में क्या क्या चीज़ें होती थी, बस इतना काम आपको करके आना है। क्विक रिवीजन लेना है, कैसे करना है वो आप जानें। समझ में आई बात? हर एक पॉइंट में आपसे डिस्कस करता हुआ चलो, मुझे नहीं आया वो बताऊंगा भी, लेकिन थोड़ा सा आप रिवीजन को एक बार ब्लैंक ना होके बैठे क्लास में। मेरी बात समझ में आती है? जो भी मैंने एग्जांपल कराया एक बार घर जाके देखना कैसे किए थे, क्या किए थे, एनालाइज करना और उसके बाद कल क्लास में आके बैठना। मेरी बात समझ में आती है? अब इसे एक बार बंद कर दो, बाकी मैं आपसे हाल चाल पूछ लेता हूँ कि पढ़ क्या रहे थे तो। हाँ भी हाँ दोनों नहीं, निकालो मत